नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में फैल रही थी और उस सुनहरी रोशनी में बीते वर्षों की यादें जैसे फिर से जीवित हो उठी थी। हरिदास जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज हमारे विवाह की 50वीं वर्षगांठ का है। अंग्रेजी में इसे मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं। बताओ कैसे मनाएं यह दिन। सावित्री जी बोली, अजी मनाना क्या है, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है, लोग हंसेंगे हम पर, रहने दीजिए। हरिदास जी ने प्यार से कहा, हमारी शादी को इतने साल बीत गए, तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, आज बता दो, कोई इच्छा अधूरी हो तो। मैंने पेंशन से कुछ कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, अपनी आखिरी सांस से पहले तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। सावित्री जी बोली, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, सालगिरह के दिन भी कोई ऐसा बोलता है क्या। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। और वह मुंह फुलाकर उठने मोड़कर बिस्तर पर बैठ गई। हरिदास जी उन्हें चिढ़ाते हुए गुनगुनाने लगे, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। सावित्री जी शर्माकर मुस्कुराई और बोली, चलिए आज मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा खीर बनाई है, अभी लेकर आती हूँ, साथ बैठकर खाएंगे। वह रसोई से खीर लाई और बोली, आज हमारी शादी की सालगिरह है, पहले मुंह मीठा करेंगे। इतने साल साथ निभाया है और चाहती हूँ मरते दम तक साथ बना रहे, और आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊं। दोनों खीर खाते हुए बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी बहू किरण घर आ गई और यह दृश्य देखकर गुस्से से भर गई। पैर पटकते हुए बोली, जरा देर के लिए बाहर क्या गई और मनमानी शुरू हो गई आप लोगों की। मुझसे पूछे बिना मेरी रसोई में खीर बना ली। बुढ़ापे में भी जीभ का चटोरापन कम नहीं हुआ। बच्चों को स्कूल छोड़ने क्या गई कि मौज शुरू कर दी। अपने कमरे में नहीं बैठा जाता क्या। पैर कब्र में लटके हैं और पार्टी चल रही है। यह सुनकर हरिदास जी से रहा नहीं गया। बोले, बहू शायद भूल रही हो, यह घर तुमसे पहले हमारा है। हम अपनी मर्जी से रह सकते हैं और जो चाहे बनाकर खा सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का अधिकार नहीं। किरण बोली, यह घर आपका नहीं, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना दरवाजा खुला है। आपका एक और बेटा भी है, हमने ठेका नहीं लिया है आपका। अलग से क्या दिया है आपने हमें जो बड़ी बहू को दिया। हरिदास जी सहमी आवाज में बोले, हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो। खीर ही तो बनाई है। किरण चिल्लाई, मुझसे पूछे बिना कैसे बनाई। दूध कितना महंगा हो गया है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। मुझे दही भी जमानी है और बच्चे दूध मांगेंगे। सारा दूध आप लोग पी गए। सावित्री जी बोली, बहू ज़्यादा दूध नहीं लिया, थोड़ा ही इस्तेमाल किया है, बाकी फ्रिज में रखा है, इतना गुस्सा मत करो। किरण बोली, मुझे मत सिखाइए क्या करना है। आगे से मेरी रसोई में कदम रखा तो ठीक नहीं होगा। इस पर सावित्री जी बोली, हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम कौन सा कमा रही हो। थोड़ा खर्च हो गया तो क्या हुआ। इतना सुनते ही किरण का गुस्सा बढ़ गया। तभी उसकी माँ कमला देवी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और अंदर का दृश्य देखने लगी। उन्होंने देखा कि किरण ने झटके से अपने सास ससुर के हाथ से खीर की कटोरी छीनकर जमीन पर फेंक दी और बोली, यह घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। आपका बेटा पहले आपका हुआ करता था, अब वह मेरा पति है और पति की हर चीज पर सबसे पहले उसकी पत्नी का हक होता है, न कि उसके बूढ़े माँ बाप का। अब जैसा मैं कहूँगी वैसा ही सब तुम्हें करना होगा, अपनी मन मर्जी चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर किरण गुस्से में तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी और हरिदास जी की आंखें भर आई और वे अपने भाग्य पर रोने लगे। सावित्री और हरिदास जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रवि था
और छोटे बेटे का नाम सोनू था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके दोनों बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख कर बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा आर्मी में भर्ती हो गया। माता पिता अपने बच्चों की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों पर खर्च कर दिया। दोनों बेटों ने प्रेम विवाह किया था। बड़ा बेटा रवि अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं डॉक्टरी करने लगा, जबकि बेटा सोनू आर्मी में अफसर था और ड्यूटी पर आता जाता रहता था। सावित्री जी और हरिदास जी अपनी छोटी बहू किरण के पास रहते थे। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जबकि बड़ा बेटा रवि उनकी कोई परवाह नहीं करता था और अपनी गृहस्थी में ही रम गया था। किरण को इसी बात का गुस्सा रहता था कि वह बूढ़े सास ससुर की देखभाल अकेले क्यों करे, इसीलिए वह उन्हें तंग करती रहती थी। आज हरिदास जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे खुद को कोसने लगे कि बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा, क्यों बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया, और आज बेटे बहू के टुकड़ों पर पलने की नौबत आ गई। दोनों बुजुर्ग यही सोच रहे थे कि तभी किरण कमरे से बाहर आई और चिल्लाते हुए बोली, अभी तक यहीं बैठे हो? इतना भी समझ नहीं आता कि फर्श पर गंदगी पड़ी है तो साफ कर दो। चलिए सासू माँ, उठिए और जल्दी से फर्श पर गिरी सारी खीर साफ कीजिए। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले, इतनी उम्र हो गई है और इस बुढ़ापे में भी रोमांस सूझ रहा है। किरण की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग दंपति डर गए और बेचारी सावित्री जी ने आंखों में आंसू लिए फर्श साफ किया और पोंछा लगाया। फिर अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उधर दरवाजे की आड़ में खड़ी किरण की माँ कमला देवी यह सब देखकर भीतर तक हिल गई और उल्टे पांव अपने घर लौट गई। घर पहुंचकर बरामदे की कुर्सी पर थम से बैठ गई। हैरानी से उनकी आंखें पथरा गई और वे शून्य में देखने लगी। तभी उनकी बहू पायल ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? आप दीदी के ससुराल गई थी ना? सब ठीक तो है? यह सुनकर उनका बेटा अमित भी आ गया और बोला, माँ क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? तब कमला देवी ने भरे गले से कहा, बेटा मैं और तुम्हारे बाबूजी ने तो तुम दोनों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु न जाने फिर किरण ने हमारे संस्कारों को क्यों शर्मिंदा कर दिया। हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों हम उसे इंसानियत का पाठ पढ़ा न सके। ऐसा कहते कहते बेचारी कमला देवी जी की आंखें भर आई। माँ बाप को अपनी बेटी पर बहुत गर्व रहता है और वह चाहते हैं कि उनकी बेटी जहाँ भी जाए उनका सिर ऊंचा रखे, उनके संस्कारों को शर्मिंदा न करे। परंतु यदि उन्हें अपनी बेटी की ऐसी हरकतें देखने को मिले तो उन्हें कितना दुख होता है, यह केवल वही जानते हैं। आज वही सब कमला देवी जी पर बीत रहा था। वे भीतर ही भीतर बहुत दुखी थी और अपनी बेटी का व्यवहार उनके दिल को कचोट रहा था। उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा कि आज जब मैं किरण के घर पहुंची तो मैंने देखा कि वह अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। यह सुनकर अमित गुस्से में बोला, माँ आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? आपको उसे डांटना चाहिए था, फटकार लगानी चाहिए थी। इस पर कमला देवी जी बोली, बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इस तरह व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसके पास जाऊं। उसके सास ससुर इतने भले इंसान हैं, मैं उनके सामने अपना चेहरा कैसे दिखाती, उनसे नजरें कैसे मिलाती? तभी तो मैं बाहर से ही वापस लौट आई। फिर कमला देवी जी बोली, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ उसे सुनकर दुखी मत होना। मुझे लगता है कि हमें किरण से अपना रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए।
अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर अमित हैरान रह गया। तभी पायल ने अपनी सास को टोकते हुए कहा, नहीं माँ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आखिर वह आपकी बेटी है, और अगर औलाद रास्ते से भटक जाए तो उसे सही रास्ते पर लाना माँ बाप का काम होता है। रिश्ता तोड़ने से व्यवहार नहीं बदलता। तब कमला देवी जी बोली, आज मैं बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपनी बेटी किरण को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसे अच्छा इंसान नहीं बना सके। पायल ने उन्हें संभालते हुए कहा, माँ जी, यह वक्त टूटने का नहीं है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का तैयार है और दीदी यहाँ आएगी। आगे मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहू की ढाढ़स भरी बात सुनकर कमला देवी जी को राहत मिली और बोली, ठीक है बहू, मुझे तुम पर विश्वास है। रक्षाबंधन से पहले ही किरण हमेशा की तरह तैयारी में जुट गई और अपने भाई के लिए राखियां व मिठाइयाँ खरीद लाई। मायके जाने की सोचकर वह बहुत प्रसन्न थी। त्योहार के दिन वह खुशी खुशी मायके पहुंची। आते ही भाई और भाभी से मिली, पर उसकी नजरें अपनी माँ को ढूंढ रही थी। माँ कहीं दिखाई नहीं दी। पायल बोली, आइए दीदी बैठिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। किरण बोली, नहीं भाभी, इसकी जरूरत नहीं। आप बताइए माँ कहाँ हैं? पायल ने बेरुखी से कहा, होगी कहीं, मुझे क्या मालूम, मैं उनके पीछे थोड़ी ना घूमती रहती हूँ। मुझे घर के और काम भी होते हैं। यह सुनकर किरण हैरान रह गई। तभी अमित आया और बोला, अरे किरण, तुम आ गई, कैसी हो? और जीजाजी कैसे हैं? वह ठीक है, अगले महीने आएंगे। लेकिन माँ कहाँ है? किरण ने पूछा। परेशान होकर वह खुद ही उठी और घर में आवाज लगाते हुए माँ को ढूंढने लगी। माँ, माँ, देखो आपकी किरण आई है। तभी उसकी नज़र बाथरूम के पास गई। उसने देखा कि कमला देवी जी बदहवास बाहर पड़ी है। वह दौड़कर पहुंची। माँ, आपको क्या हुआ? आप यहाँ क्यों पड़ी है? उसने भाई भाभी को आवाज दी। तुम लोगों ने मेरी माँ को यहाँ क्यों रखा है? रोते हुए पूछने लगी। पायल बोली, दीदी, इस बुढ़िया को छोड़ो, हर वक्त चटोरापन करती रहती है, इसीलिए पेट खराब हो गया है। कल से कमरा गंदा कर दिया था, इसीलिए इसे बाथरूम से बाहर रख दिया ताकि बार बार बिस्तर गंदा न करे। यह सुनकर किरण गुस्से में बोली, भाभी, अगर माँ ने अपनी पसंद का कुछ खा लिया तो क्या हो गया? बुढ़ापे में मन नहीं करता क्या? दवा दे देती, इतनी बेइज्जती क्यों की? वह माँ को सहारा देकर कमरे में ले गई, लेकिन पायल ने उन्हें बिस्तर पर न लिटाकर फर्श पर लिटा दिया और बोली, यह बिस्तर गीला कर देगी। यह देखकर किरण की आंखों से आंसू बह निकले। भाई भाभी, आप ऐसे तो नहीं थे, आपको क्या हो गया? पायल बोली, दीदी, हमारे मामले में मत बोलिए। यह अब आपका घर नहीं, मेरा घर है। आप मेहमान हैं और मैं इस घर की मालकिन हूँ। किरण गुस्से में बोली, भाभी, मुझे मेहमान कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा भी हक है। आखिर तुम लोग इंसान होकर इंसान से इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? कम से कम बुढ़ापे का लिहाज तो करो। और भाई, तुम भी अपनी पत्नी का ही साथ दे रहे हो। यह मेरी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है, कितने बुरे तरीके से पेश आ रही है, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम भी अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हो। और भाभी, अगर आप इस घर की मालकिन हो तो यह घर मेरी माँ के बेटे का भी है। आप यह सब कैसे भूल गई? तभी अपनी बेटी की बातें सुनकर कमला देवी जी को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत उठकर बैठ गई और उन्होंने किरण के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह देखकर किरण के पैरों तले जमीन खिसक गई। तमाचे से लाल हुए
अपने गाल पर हाथ रखकर वह गुस्से से खड़ी हो गई। यह सब क्या है माँ? तभी कमला देवी जी गुस्से में बोली, तुम चुप ही रहो किरण, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हैरान तो ऐसे खड़ी हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। जिस इंसान की तुम पत्नी हो, उसके माँ बाप यानी अपने सास ससुर के साथ तुम जिस लहजे में पेश आती हो, उन्हें दुखी करती हो, परेशान करती हो। यदि वे अपनी पसंद का कुछ खाना चाहे तो उनके हाथ से छीनकर फेंक देती हो, उनसे ऊंची आवाज में बात करती हो, उन्हें तंग करती हो, खाने पीने के लिए भी तरसा देती हो। उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले तुम्हें ये सब बातें याद नहीं आई? यह सुनकर किरण हैरान रह गई और बोली, आपको यह सब कैसे मालूम? कमला देवी जी बोली, बेशर्म लड़की, जब तुम अपने सास ससुर को डांट रही थी, मैं दरवाजे की ओट में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मैं तो उसी दिन तुमसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी, पर तुम्हारी भाभी ने मुझे समझाया, इसीलिए मैं रुक गई। यह सुनकर किरण धम से जमीन पर बैठ गई और सोच में पड़ गई। फिर कमला देवी जी बोली, किरण, हमने तुम्हारे सारे शौक पूरे किए, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए, और जिस आदमी की तुम पत्नी हो उसी के माँ बाप का तिरस्कार कर रही हो। जिस आदमी के पैसों से तुम ऐश करती हो, उसी के जन्मदाताओं को डांटती फटकारती हो, उनकी बेइज्जती करती हो। क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए थे? जरा सोच, तुम्हारे स्वर्गवासी पिता तुम्हें ऐसा करते देखते तो उनकी आत्मा को क्या शांति मिलती? अगर तुम्हारे पति को तुम्हारे इस व्यवहार का पता चले तो उसे क्या लगेगा? क्या वह तुम्हें माफ करेगा? वह तो तुमसे रिश्ता ही खत्म कर देगा। क्या आज से पहले तुमने अपनी भाभी को मेरा तिरस्कार करता देखा है? देखा है ना तुम्हारी भाभी मेरा कितना सम्मान करती है, मुझे भगवान की तरह मानती है, कितनी संस्कारी है वह, दिन रात मेरी सेवा करती है, और आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं की। हमेशा मम्मी जी कहकर मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। और बेटी, तुम ऐसी कैसे बन गई? कब से तुम इतनी खुदगर्ज हो गई? इतना सुनते ही किरण फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं केवल यही सोच रही थी कि मेरा रिश्ता केवल मेरे पति के साथ है और मेरे सास ससुर तो दोनों बेटों के हिस्से में आने चाहिए, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए। इस बात पर मुझे गुस्सा आता था कि मैं अकेले ही उन्हें क्यों रखूं? हक तो दोनों का बराबर है। इस पर कमला देवी उसे समझाते हुए बोली, बेटी, उनकी करनी उनके साथ है, लेकिन तेरी करनी तेरे साथ है। अगर वह तेरे साथ सास ससुर को नहीं रखना चाहते तो वह उनकी गलती है, परंतु तुम क्यों पाप की भागीदार बन रही हो? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो उनमें और तुम्हें फर्क क्या रह जाएगा? तू ही सोच बेटा। किरण अपनी माँ और अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगती है। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह वापस अपने ससुराल आ जाती है। आते ही वह सावित्री और हरिदास जी के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है, माँ, पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने आपको कभी नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसा सलूक कभी नहीं करूँगी। सावित्री और हरिदास उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, बहू, तुम्हें मालूम है कि माँ बाप को बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि तुम हमसे प्यार से बोल लिया करो। हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। यह सुनकर किरण आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ, प्यार से बात नहीं, मैं आपको प्यार से खाना भी खिलाऊंगी। ऐसे कहते ही वह तुरंत रसोई घर में जाती है और झटपट स्वादिष्ट खीर बनाकर ले आती है और कहती है, लीजिए माँ, पिताजी, आज आप दोनों
मेरे हाथ की खीर खाइए। यह देखकर सावित्री और हरिदास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जमाना कितना भी आधुनिक हो जाए, हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार और संस्कृति हमारी अनमोल धरोहर है। यदि हमने इन्हें खो दिया तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मान के अधिकारी हैं और उनका यह अधिकार हमें उन्हें अवश्य देना चाहिए। सोचिए और बताइए, क्या बुढ़ापे में माता पिता बोझ होते हैं या हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी? अगर आप किरण की जगह होते तो क्या करते? क्या गलती के बाद माफ़ी मांग लेने से सब ठीक हो जाता है या इंसान को अपने व्यवहार से खुद को बदलना पड़ता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी सोच किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।